हेलो वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। आप सभी लोगों का एग्रीकल्चर स्टडी पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो अर्थशास्त्र कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर पालमपुर की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर जो आपका है वो संसाधन के रूप में लोग। अर्थशास्त्र का ये आपका दूसरा चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। संसाधन होता क्या है? संसाधन देखिए, वो तमाम वस्तुएं, वो तमाम चीजें जिसका प्रयोग आप अपनी सरलता के लिए, अपनी आसानी के लिए करते हैं, वो तमाम चीजें संसाधन कहलाती हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, इससे हम लिख रहे हैं, इससे हमें आसानी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक प्रकार का संसाधन है। तो तमाम चीज़ें, जैसे आप साइकिल से स्कूल कॉलेज जाते हैं वो भी आपके लिए संसाधन है। कलम कॉपी से लिखते हैं वो आपके लिए संसाधन है। हम कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, इससे हमें आसानी हो रही है, ये भी हमारे लिए संसाधन है। तो इसमें लोगों को संसाधन के रूप में देखा गया है। क्या एक इंसान, एक व्यक्ति भी संसाधन होता है? जी हाँ, एक इंसान, एक मनुष्य, एक आदमी, वो भी एक संसाधन होता है। अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे एक व्यक्ति एक संसाधन होता है। देखिए, संसाधन दो प्रकार के सामान्यता होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? प्राकृतिक संसाधन जिसे ईश्वर ने बनाया, जिसे गॉड ने बनाया, जिसे प्रकृति ने बनाया, जिसे नेचर ने बनाया। जैसे जमीन, भूमि। भाई, भूमि तो ईश्वर ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है। या आप पानी को देख लीजिए, इसे पानी को भी ईश्वर भगवान गॉड ने बनाया है। तो ऐसे संसाधन जिनको ईश्वर ने बनाया, आप अपने आप को खुद ही देख लीजिए। क्या आप अब स्वयं बन गए? आपको भी प्रकृति, नेचर ने बनाया है। पेड़ पौधे हो गए, ये भी, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ऐसे संसाधन जिसे नेचर, गॉड, प्रकृति ने बनाया है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधन जिसे मनुष्यों ने बनाया, उसे कृत्रिम संसाधन कहते हैं। जैसे ये मार्कर, ये कैमरा, आपकी कॉपी, आपकी कलम, आपकी साइकिल, ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें नेचर ने बनाया, जैसे पेन, मनुष्य, पेड़ पौधे, वायु, जल। कृत्रिम संसाधन हमने बताया। तो इस चैप्टर में लोगों को संसाधन के रूप में देखा गया। क्या एक इंसान, एक मनुष्य, एक आदमी भी संसाधन का रूप ले सकता है? जी हाँ, ले सकता है। अब कैसे? आपकी पहली हेडिंग है मानव पूंजी। मानव पूंजी है क्या? मानव पूंजी है क्या? देखिए, मानव पूंजी, देखिए पूंजी क्या होती है? पूंजी मतलब जिससे आपको और पैसा, जैसे आप किसी बिजनेस में पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, 100 रुपया लगाए तो आप उससे उपेक्षा करते हैं, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि भाई हम 100 रुपया लगा रहे हैं तो इस समय 200, 300, 500, 1000 रुपया इसमें हमें लाभ होगा। पूंजी का मतलब ये होता है, जैसे आपने 100 रुपया लगा के कोई काम शुरू किया, कोई बिजनेस शुरू किया, तो आपका मेन उद्देश्य क्या होगा? आपका मुख्य उद्देश्य होगा इस 100 रुपये से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएं। तो इसी प्रकार से एक मानव पूंजी भी है। जैसे आपके माता पिता आपके ऊपर निवेश कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने पैसा, रुपया निवेश किया था बिजनेस में, वैसे ही आपके ऊपर आपके माता पिता निवेश कर रहे हैं। आपको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, आपको शिक्षा दिलवा रहे हैं, कलम का खर्चा, कॉपी का खर्चा, पेन का खर्चा, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, तमाम चीजें आपके माता पिता आपके लिए देख रहे हैं। क्यों? ताकि आप बाद में चलकर, जिस प्रकार से हम एक बिजनेस में पैसा लगाते हैं ताकि वो बाद में चलकर हमें उसका बेनिफिट मिले, उससे हमें लाभ मिले, आपके माता पिता भी आपके ऊपर निवेश कर रहे हैं ताकि जो है आप उनको बाद में चलकर बेनिफिट दें। आपका बीमार हो गया, डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं कि भाई हमारे बेटे को क्या हो गया, इसका इलाज करवाते हैं। तो जिस प्रकार से हम बिजनेस में पूंजी लगाते हैं, उसी प्रकार से एक माता पिता आपके ऊपर निवेश करते हैं ताकि आप उनके लिए आगे चलकर एक, जिस प्रकार से पूंजी आपको लाभ प्रदान करती है, आप भी अपने माता पिता को लाभ प्रदान करें। ठीक? तो मानव पूंजी हुई कि नहीं? तो मानव पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसमें माता पिता उसमें निवेश करते हैं।
आपके स्वास्थ्य का खर्चा, आपकी शिक्षा का खर्चा, ये तमाम खर्चे आपको आपके माता पिता क्यों देखते हैं? ताकि आप आगे चलकर अपने माता पिता के लिए लाभदायक सिद्ध हों। एक शिक्षित माता पिता, एक अशिक्षित माता पिता में फ़र्क क्या होता है? अगर आपके माता पिता शिक्षित हैं तो वो शिक्षा की अहमियत को, शिक्षा की महत्वता को जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा का मेन उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं। शिक्षा हमें किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना, शिक्षा हमें ये भी बताती है हमें क्या करना है अपने जीवन में। तमाम चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती है? हमें शिक्षा से मिलती है। और वहीं आप एक अशिक्षित आदमी को देखिए, वो अपनी लाइफ स्टाइल, अपना जीवन यापन किस तरीके से करता है, और एक शिक्षित आदमी अपना जीवन यापन किस तरीके से करता है। ठीक, तो मानव पूंजी आप लोग समझ गए होंगे, शायद उम्मीद है हमें। माता पिता आपके अंदर निवेश करते हैं ताकि आप उनके लिए एक पूंजी का काम करें। जिस प्रकार से एक पूंजी अंत में बेनिफिट देती है, लाभ प्रदान करती है, उसी प्रकार से एक मनुष्य भी उसके अपने बच्चे के ऊपर अपना निवेश करता है ताकि वो भी उनको जो है एक पूंजी की तरह लाभ प्रदान करे। मानव संसाधन किसी भी देश के लिए, जैसे पैसा, रुपया, उसकी जीडीपी में, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय जिसे आप कह सकते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब उस देश की जीडीपी कितनी है, अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका रुपया पैसा निभाता है कि नहीं। उसी प्रकार से मनुष्य भी जो है वो अपने देश की जीडीपी में, अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी देश के लोग शिक्षित हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, वो कुशल हैं, तो अपने देश के हित में कार्य करेंगे। वहीं अगर अशिक्षित हैं तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आप जापान देश का उदाहरण ले सकते हैं। भाई, जापान से ज़्यादा मुसीबत किसने झेली है? अमेरिका ने इसके ऊपर परमाणु बम गिराया था, लेकिन फिर भी आज ये टेक्नोलॉजी में कितना आगे आप सब जानते हैं। जापान, क्योंकि इसके हिरोशिमा और नागासाकी, दो बड़े शहरों पर जो उसके केंद्र हुआ करते थे, उस पे जो है वो परमाणु बम गिरा दिया था अमेरिका ने। लेकिन फिर भी इन्होंने शिक्षा पे जोर दिया, शिक्षा का महत्व को समझा। इसलिए जापान आज डेवलप्ड कंट्री में, विकसित कंट्रीज में, विकसित देशों में गिना जाता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या जीडीपी इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोग गोया कि शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं, कुशल हैं कि अकुशल हैं, योग्य हैं या अयोग्य, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो ये सब ज़्यादा डिपेंड करता है। अब देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में हमने बताया कि पैसा जरूरी होता है, रुपया पैसा। तो पैसा कहाँ से आता है अर्थव्यवस्था में? भाई, अर्थव्यवस्था में पैसा कहाँ से आता है? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताए गए हैं कि अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों से पैसा आता है। कहाँ से? उनको 3 भागों में विभाजित किया जाए, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अब प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हम प्रकृति द्वारा दी गई चीजों का उपयोग करते हैं। जैसे कृषि हम जमीन पे करते हैं, बारिश का पानी इसमें यूज होता है, तमाम चीजें कृषि करते हैं। कृषि में हम प्राकृतिक चीजों का यूज कर रहे हैं कि नहीं? प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें, कृषि हो गया। पशुपालन भाई, पशुओं को पालना। खनन, खुदाई की जाती है, उससे सोना, चांदी, तांबा ये सब जमीन के अंदर से ही प्राप्त होता है। मत्स्य पालन, मछली पालन, तो इसमें हम प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कृषि कर लिया हमने, पशुओं को पाल लिया। खुदाई की तो जमीन के अंदर मान लीजिए कोयला है, खनिज है, तमाम जमीन के अंदर से मिलते हैं। मछली पाल ली। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो गांव में ज्यादातर काम किए जाते हैं वो आते हैं। जैसे कृषि ज्यादातर गाँव में की जाती है। हमारे देश को गाँवों का देश कहा जाता है, हमारे भारत देश को गाँवों का देश कहा जाता है। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन। ठीक। अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? द्वितीयक में क्षेत्र में आता है विनिर्माण क्रियाएं। क्या? विनिर्माण क्रियाएं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इसमें देखिए लिखा है गन्ने से चीनी बनाना। भाई, कृषि आपने की, कृषि से गन्ना उगा लिया, कृषि से आपने गन्ना उगाया, फिर गन्ने से हमने बना दिया क्या? चीनी। या हमने गेहूं उगाया, गेहूं से क्या बना लिया हमने? बिस्किट बना लिया। या गेहूं से हमने आटा बना लिया,
या गेहूं से हमने क्या बना लिया, ब्रेड बना लिया, या आपने कॉटन कपास उगाया, कपास उगाने के बाद आपने कपास का सूत बना लिया। ये कपड़े उपड़े जो बने होते हैं कॉटन के ही तो बने होते हैं, कपास कॉटन। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है द्वितीय क्षेत्रक में। भाई इसमें प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया था, कृषि आपने की, मछली पाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तमाम चीजें। जैसे इसमें सोना आपने खोदाई की तो सोना आपको निकला। क्या आप जो डायमंड नेकलेस ये सब देखते हैं गले में जो पहने थे, क्या जमीन से ऐसे डायमंड निकल आता है? ऐसे नहीं निकलता। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये डायमंड है, ये सोना है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसमें विनिर्माण क्रियाएं की जाती हैं, तब जाके वो सोना सोना हो जाता है, सोना सोना हो जाता है, चांदी चांदी हो जाता है, तांबा तांबा हो जाता है। तो जब तक उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाएगी उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। आप उसे खरीदेंगे, हट ये सोना, इसे हम खरीदेंगे, हट कैसा लग रहा है ये, ठीक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है? कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन। द्वितीयक क्षेत्रक में गन्ने से चीनी बनाना, गेहूं से ब्रेड बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, गेहूं से रोटी बनाना, या कपास से सूत बनाना, ये सब तमाम किसमें आएंगे? द्वितीय। अब तृतीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। तृतीय क्षेत्र जो विकसित देश, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ये सब इसमें ज्यादातर कार्य करते हैं तृतीय क्षेत्रक में। भाई जैसे आपने प्राथमिक क्षेत्रक में गेहूं उगाया, गेहूं बहुत रुपया बिकेगा, 20 रुपया किलो बिकेगा, ठीक। अब मान लीजिए गन्ने से चीनी कितने रुपए किलो की? 40 रुपया। या आपने बिस्के गेहूं से ब्रेड बना लिया, मान लीजिए 100 रुपया किलो बिक जाएगी। लेकिन पैसा ज्यादा किसमें है? पैसा ज्यादा है किसमें? तृतीय क्षेत्रक में। पैसा किसमें ज्यादा है? तृतीय क्षेत्रक में। जैसे इसमें लिखा है स्वयं उत्पादन नहीं करता, केवल सहयोग करता है। जैसे व्यापार, आपने चीनी बना ली गन्ने से बहुत सारी, 5 कुंटल, 10 कुंटल, 1 टन बना ली। 1 टन आप घर में यूज करेंगे? 1 टन आप घर में यूज नहीं कर सकते, उसे कहीं और, किसी और देश में, किसी और शहर में पहुंचाना है। अगर आपके यहाँ चीनी आपने बनाई 20 रुपये किलो थी, तो यहाँ पे जाने के बाद वो लगभग 100 रुपये किलो है, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, ट्रक वाला जो गया, ट्रक का किराया, ट्रक वाला जो है ड्राइवर, उसको खाना प्लस उसकी सैलरी, ये तमाम खर्चे किसमें आते हैं? जैसे में लिखा है व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सब किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्रक में। तृतीय क्षेत्र के लोग स्वयं कुछ नहीं करते, बस खाली आपने बिस्किट बना दिया है, हम यहाँ से ले जाके वहां कर देंगे, और कुछ नहीं करते तृतीय क्षेत्रक वाले। तो जो विकसित देश होते हैं सबसे ज्यादा यही काम करते हैं तृतीय क्षेत्रक वाला। तो अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक चीजों का, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण क्रियाएं की जाती है, जो प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त होती हैं उसमें विनिर्माण की क्रियाएं की जाती है। जैसे गन्ने से चीनी बना ली, गेहूं से ब्रेड बना लिया। और तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है? ये स्वयं उत्पादन नहीं करते, केवल उत्पादन में सहायता करते हैं। स्वयं उत्पादन नहीं करते, केवल उत्पादन में सहायता करते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक का विकास, भाई अगर ये न सामान ले जाए तो कहाँ जाएगा? लेकिन एक बात और भी है, ये जो द्वितीय क्षेत्रक वाले, ये भी किस पर निर्भर रहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक वाले पे। ये भी इस पर निर्भर रहते हैं। सभी किस पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्रक वाले पर। सभी किस पर निर्भर है? प्राथमिक। अगर आप गन्ना ही ना उगाए तो चीनी कहाँ से बनेगी? और अगर चीनी बनेगी नहीं तो व्यापार किसका करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे किसको? अगर आपने गेहूं का उत्पादन नहीं किया, गेहूं उगाया नहीं, तो ब्रेड, बिस्किट, आटा कहाँ से बनेगा? और जब बनेगा नहीं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा भी नहीं, ठीक। तो इसलिए चाहे वो द्वितीय क्षेत्रक वाले हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्रक वाले हो, निर्भर किस पर है? प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। तो मानव एक प्रकार का संसाधन है। आपके माता पिता या सरकार आपको स्कॉलरशिप क्यों देती है? आपके ऊपर निवेश करती है कि नहीं, कि हमारे देश के लोग पढ़े लिखे शिक्षित हों। आपको स्कॉलरशिप दी जाती है 5,000, 10,000, 20,000 रुपए। क्यों दी जाती है? ताकि आप शिक्षित हो और आगे चलकर देश के लिए कुछ करें। इसीलिए तो सरकार जो है, या किसानों को सरकार जो है वो पता चला 5,000 रुपए महीना दे रही है, 2,000 रुपए महीना क्यों दे रही है? ताकि ये काम करें और देश की अर्थव्यवस्था में मदद करें। तो मानव पूंजी सरकार या माता पिता अपने बच्चों में इस उद्देश्य से निवेश करते हैं कि वो आने वाले वक्त में एक पूंजी की तरीके से उसमें उन्हें जो है लाभ पहुंचाएं, उन्हें जो है वो बेनिफिट पहुंचाएं। एक शिक्षित माता पिता एक शिक्षा का महत्व तो समझते हैं, क्योंकि वो आगे देख चुके हैं कि शिक्षा का महत्व तो हमारे जीवन में है क्या। तो कभी भी कोई ऐसा काम न करें जिससे आपकी वजह से आपके माता पिता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।
आपके माता पिता आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं आपके माता पिता, आप तो घर जाते हैं, हमें स्कूल की फीस 200 रुपया चाहिए, हमें चाहिए। अब आपके माता पिता कहाँ से लाते हैं? तो अपने माता पिता के पैसे को बर्बाद मत कीजिए। यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता तो सीधे अपने घर कह दीजिए कि हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता, हमें किसी काम में लगवा दीजिए। अपने माता पिता का पैसा मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता पैसा कहाँ से लाते हैं वो उन्हीं को पता है, वो आप नहीं जानते। तो कभी भी अपने माता पिता का पैसा मत, आपके माता पिता ने आपको भेजा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा होगा और आप यहाँ जो है अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये आप अपने माता पिता के साथ अन्याय कर रहे हैं। कल हो सकता है आपके साथ भी ऐसा अन्याय हो। तो कभी भी अपने माता पिता के साथ धोखा न कीजिए। आपके माता पिता ने जिस काम के लिए आपको भेजा है वो काम आप कीजिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो गए, देखिए आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं की क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना, क्रिया मतलब कार्य करना, उन सभी कार्य आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। यही एक होता है अनार्थिक क्रिया, अनार्थिक जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। जैसे आप रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में कोई एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, आपने उसे उठाया अस्पताल पहुंचा दिया, आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, तो ये क्या है? अनार्थिक क्रिया। आप आ रहे थे, एक गरीब व्यक्ति, एक बूढ़ी महिला जो है वो रास्ता पार करना चाह रही थी, गाड़ी आ जा रही थी, तो आपने सोचा कि भाई बूढ़ी महिलाएं लाओ इसको रास्ता पार करवा देते हैं, तो ये अनार्थिक, इसका उद्देश्य आपका पैसा कमाना नहीं था। लेकिन आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है वो किसके अंतर्गत आती हैं? वे आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब आर्थिक क्रियाओं को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बाजार क्रिया, नंबर 1 गैर बाजार क्रिया। जैसे देखिए एक आदमी है, वो गेहूं का उत्पादन करता है 100 कुंटल 200 कुंटल, तो उसमें से 50 कुंटल घर के लिए रख लिया कि हम इसको खाएंगे साल भर और इसका उपयोग घर में करेंगे। और एक आदमी जो 50 कुंटल उगाता है सारा घर के लिए रख लेता है कि हम इसको केवल खाएंगे। तो बाजार क्रियाएं वो होती हैं जो बाजार में जाके बेच दी जाती हैं, और गैर बाजार क्रियाएं जो घर के लिए की जाती हैं। जो घर के लिए की जाती हैं वो गैर बाजार क्रियाएं, जो बेचने के लिए की जाती हैं वो बाजार क्रियाएं थी। आप लोग समझिए, बाजार की जैसे एक आदमी आया, उसने गेहूं उगाया, उसने बाजार में ले जाके बेच दिया। एक आदमी ने गेहूं उगाया, उसने घर रख लिया कि हम इसको साल भर खाएंगे। तो बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रियाएं ये होती हैं। अब महिलाओं की हमारे देश में गतिविधियां क्या है? महिलाओं की गतिविधियां, महिलाएं क्या करती हैं भाई? घर का काम करती हैं बहुत सी महिलाएं, बर्तन झाड़ू घर का यही सब काम करती है महिलाएं। तो ये सब तो आप समझ ही सकते हैं। महिलाओं को उनके काम की अहमियत नहीं दी जाती। देखिए क्या महिलाएं जो घर में खाना पकाती हैं, बर्तन धुलती हैं, कपड़े धुलती हैं, उसके लिए उनको पैसा दिया जाता है? नहीं दिया जाता। उनका मूल्य नहीं समझा जाता। जब कभी आप बाहर जाएंगे, आप खाना पकाएंगे, बर्तन धुलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन सब में कितनी मेहनत लगती है। तो हमारे देश में महिलाओं की कुछ खास स्थिति नहीं है। हमारे देश में केवल 65% महिलाएं वो शिक्षित रहती हैं। हमारे देश में केवल 65% महिलाएं शिक्षित हैं, बाकी महिलाएं अशिक्षित है। भाई 100 में अगर 65 पढ़े तो क्या पढ़े, बाकी 35 महिलाएं तो अशिक्षित हैं। तो महिलाओं की गतिविधियां क्या है? महिलाएं करती क्या है भाई? महिलाएं ज्यादातर घर का काम करती है। हमारे देश में ऐसा ही होता है। किसी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? यदि आपके देश में जनसंख्या ज्यादा है, हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, फिर भी हमारा देश डेवलप नहीं कर रहा है। वहीं आप चाइना को देख लीजिए, चाइना में भी लगभग हमारे देश के बराबर ही जनसंख्या है। चाइना डेवलप कर रहा है, लेकिन हमारा देश डेवलप क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे देश में सबसे पहली मुसीबत यही कि हमारे देश में शिक्षा नहीं है। हमारे देश में शिक्षा नहीं है। दूसरा ये, हमारे देश के लोग कुशल नहीं, हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं, ज्यादातर कुपोषण का शिकार है। या हमारे जो हैं वो जनसंख्या, हमारे देश के लोग कुशल नहीं है। भाई अगर काम करने के लिए उनको रखेंगे, जरा सा मौका पाया नहीं कि वो बैठ जाते, सुरतीये मेजने के बहाने बैठ गए, किसी न किसी बहाने से वो बैठ जाते हैं। वहीं अगर चाइना, ये सब अमेरिका, जापान में देख लीजिए, वो लोग कुशल होते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो काम उन्हें दिया गया है। अभी देखिए चाइना में, जापान में केवल 2 मिनट पहले जो है वो चले गए थे, काम करने वाले कर्मचारी थे। जैसे वहाँ पे होता है कि गेट पे एंट्री करते समय और जाते समय आपका फिंगर लगता है, तो 2 मिनट पहले केवल चले गए तो उनको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और उन्होंने मीडिया के सामने आकर पूरे देश से माफ़ी मांगी कि
हम जो है बहुत शर्मिंदा है, हम 2 मिनट पहले चले गए थे। हमारे हमारे क्या है देश में, एक एक घंटा बाद जाते हैं बैंक में, देख लीजिए एक एक घंटा बाद बैंक खुलता है और 1 घंटा पहले बंद हो जाता है। तो हमारे देश में लोग अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं है, इसीलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है, डेवलप नहीं कर रहा है, उन्नति नहीं कर रहा है। तो किसी भी देश के लोग जब स्वास्थ्य ठीक होगा, कुशल होंगे, तो वो देश अवश्य ही उन्नति करेगा। तो जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? सब एक स्वास्थ्य पर, उनकी कुशलता पर, उनकी शिक्षा पर। तो संसाधन के रूप में जनसंख्या को देखना ही इस चैप्टर का मतलब है। लोग संसाधन के रूप में, जिस प्रकार से एक माता पिता आपके रूप में पूंजी के रूप में इन्वेस्ट करें, आपको एक पूंजी समझ रहे कि हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बाद में चलकर इनसे पैसा, कुछ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगला क्या? मानव संसाधन। मानव एक प्रकार का संसाधन तो है ही भाई, हमने बताया कि ये प्राकृतिक संसाधन है मानव। जैसे देखिए, लेकिन इसे समझना चाहिए, इसे जमीन से आपने सोना निकाला, तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे ये सोना है, तो आपके लिए वो संसाधन नहीं है, जब तक आप उसका उपयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार से मनुष्य भी है, जब तक आप मनुष्य अपने अंदर की शक्तियों को नहीं समझेगा कि हम क्या कर सकते हैं, तब तक मनुष्य संसाधन नहीं है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक ये 3 होते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन। द्वितीयक क्षेत्रक में इसी की भी निर्माण क्रियाएं की जाती है, जैसे गन्ने से चीनी, गेहूं से ब्रेड। तृतीय क्षेत्रक में ये स्वयं उत्पादन नहीं करते, लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक का विकास करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक किस पर निर्भर है, तो प्राथमिक क्षेत्रक पर। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। इसको 2 भागों में, बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं। जो क्रियाएं घर के लिए की जाती हैं वो गैर बाजार क्रियाएं, जो क्रियाएं बेचने के लिए, बेचने के उद्देश्य से की जाती है वे बाजार क्रिया। महिलाओं की गतिविधियां क्या है? बर्तन धुलना या घर में काम काज करना, यही सब होती है। जनसंख्या गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं।